अच्छा भाई, पेपर वन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आज से ट्राई करते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे हम लोग एक पेपर करते हैं अप टिल योर एग्जाम्स। तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऑब्वियसली टॉपिक का बैकग्राउंड नॉलेज भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ आंसर्स नहीं डिस्कस करेंगे उसके। सेकेंडली हमारे पास अब आपको खुद से कौन से पेपर्स करने हैं। रिकमेंडेड पेपर्स आपके लिए है भाई, आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम द ईयर 2018 अप टिल 2023। ठीक है, ये आपने सारे ईयर्स करना है इसके। अक्टूबर नवंबर मई जून और जितने भी वेरिएंट्स हैं वो दो ही तो वेरिएंट्स होते हैं, खैर वो आपने देखना है। तो हम लोग एक पेपर ओ लेवल का देखेंगे, एक आईटी का देखेंगे, इस तरह से करके। एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है। तो एक पेपर जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको, दो पेपर आप होमवर्क में करना, फिर एक पेपर मैं करवाऊंगा, दो पेपर आप होमवर्क में करना। अच्छा बैंक कवर हो जाएगा और ज्यादा वर्कलोड भी नहीं होगा आपके पास। ठीक है, इतने ज्यादा नहीं है। 2018 से स्टार्ट करोगे 2023 तक, और 2023 तक भी जाओगे अगर, और एक पेपर 2024 का फेब मार्च वाला उठा लो, तो आपके ये 18 19 20 21 22 23 6 ईयर्स हैं। 6 ईयर्स में दो सीरीज होती है, तो टोटल 12 पेपर्स है। अब अगर आप दो दो वेरिएंट्स के हिसाब से चलोगे तो टोटल 24 पेपर्स बनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बनेगा हिसाब से। तो 24 पेपर्स मतलब 40 क्वेश्चन होते हैं एक में, तो 24 into 40। आगे की कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता, और अभी आप लोग कर लो। ठीक है भाई, चलें स्टार्ट करें फिर आज का। आज जो हमें भी पेपर पहला हमने उठाया है ये है मई जून 2023 का पेपर वन वेरिएंट टू। ठीक है, अभी हम वेरिएंट वन वेरिएंट टू देख रहे हैं। आपने वेरिएंट वन जो है वो भी खोल के देखना है। मोस्टली वेरिएंट्स में ये होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बस शफल हुए हुए होते हैं, लेकिन कुछ अलग क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आपने दूसरा वेरिएंट भी देखना है इसका। ऐसा नहीं है कि बस छोड़ देना है इसको। ये हमारा मई जून का पेपर है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अक्टूबर नवंबर का कर लेंगे। आसान है, ओ लेवल का एमसीक्यू, मुश्किल नहीं होता उसमें कुछ ज्यादा। इनवैलिड मीटिंग दे रहा है तो ज्वाइन कैसे किया हुआ है? आप कोई आईडी गलत लिख रहे होगे हसन। मैं भी बहुत देर से गलत ही लिख रहा था, तो थोड़ा सा ध्यान से नंबर डालो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग अ सैंपल ऑफ आयोडीन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल्स इन द सैंपल इज करेक्ट। अब आयोडीन जो है उसके बारे में जितनी भी बातें हैं ना वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आयोडीन एक तो ग्रुप 7 का एलिमेंट है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉरी, ग्रुप 7 का है हमारे पास आयोडीन, और डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आयोडीन I2 की फॉर्म में। आयोडीन की तीन तरह की स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे आयोडीन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और उसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, या शाइनी ब्लैक भी लिखा हुआ होता है, या ग्रे ब्लैक भी लिखा हुआ होता है इसके कलर में। इसी तरह जब आयोडीन को हम हीट करते हैं तो आयोडीन सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जब आयोडीन सॉलिड स्टेट से वेपर फॉर्म में जाता है तो आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है वो एक सिंपल मॉलिक्यूलर है, इसलिए इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और आयोडीन के दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है। Right? Particles, which statement about particles in the sample is correct? The particles are arranged in a giant lattice. अब आयोडीन जो होता है वो जाइंट लैटिस नहीं बनाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि अगर ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो ये जाइंट लैटिस नहीं बना सकता। वैसे अगर आयोडीन की अरेंजमेंट पूछी जाए ना, तो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली लैटिस अरेंजमेंट में ही होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं। लेकिन वो लैटिस जो होता है वो जाइंट लैटिस नहीं होता। द पार्टिकल्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। भाई देखो, रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर 0 केल्विन तो नहीं होता ना। तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी पार्टिकल्स के पास। ऑल्दो दे आर इन सॉलिड स्टेट, लेकिन सॉलिड स्टेट में भी तो पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना अबाउट देयर फिक्स पोजिशन। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी है तभी तो वाइब्रेट कर रहे हैं ना। तो जीरो काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता। द पार्टिकल्स हैव मूव रैंडमली थ्रू द सॉलिड। अब वो सॉलिड स्टेट में रैंडमली मूव नहीं करते। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। लिक्विड स्टेट में दे कैन मूव अबाउट ईच अदर, और गैसियस स्टेट में दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। तो जो रैंडम मूवमेंट है वो गैसियस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में नहीं होती है।
इसलिए सी भी गलत हो गया। डी है द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजिशन। यस, सॉलिड स्टेट में चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, राइट। चलो जी मरियम, मैं मैसेज कर दूंगा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है अनाया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 2 इज एलिमेंट Z, न्यूक्लियन नंबर 31 forms an ion Z3 negative ion where is Z found in the periodic table। अब देखो -3 चार्ज कौन से एलिमेंट्स पे होता है? ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं वो चार्ज बनाते हैं +1, ग्रुप 2 के एलिमेंट चार्ज बनाते हैं +2, ग्रुप 3 एलिमेंट दे फॉर्म अ चार्ज ऑफ +3, ग्रुप 5 एलिमेंट दे फॉर्म अ चार्ज ऑफ -3, ग्रुप 6 एलिमेंट दे फॉर्म अ चार्ज ऑफ -2, ग्रुप 7 एलिमेंट दे फॉर्म अ चार्ज ऑफ -1। ग्रुप 4 जो होता है वो सारे कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, वो कभी भी आयन नहीं बना रहे होते। इसी तरह हाइड्रोजन भी जो होता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आता, वो आयन नहीं बनाता। अब इसका आंसर बहुत क्लियर कट है। ग्रुप 5 के एलिमेंट जो होते हैं उनपे -3 चार्ज आता है, लाइक फॉस्फोरस बनाता है फॉस्फाइड आयन ग्रुप 5 का, नाइट्रोजन बनाता है नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव आयन ग्रुप 5 का। ठीक है जी, आगे बढ़े। मूविंग ऑन, naturally occurring bromine has a relative atomic mass of 80 and consists entirely of two isotopes of relative atomic masses 79 and 81। घिसा पिटा क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, वो इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आपको जब इतने सारे पेपर्स करोगे ना तो आपके 10 एमसीक्यूज तो ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली रिपीटेड होंगे, तो वो तो आपको मसला ही नहीं होगा उसमें। आपको अगर नहीं भी समझ आता तो आपको आंसर याद होता है उनका। अब ब्रोमीन के दो कह रहे हैं आइसोटोप्स हैं, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81, लेकिन प्रोडक्ट टेबल में हम इन दोनों का एवरेज निकाल के लिखते हैं तो वो लिखा हुआ होता है ब्रोमीन विद द मास नंबर 80, राइट। अब ये 80 क्यों आता है ब्रोमीन का मास? क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो जो दोनों ब्रोमीन के आइसोटोप्स होते हैं वो 50-50% होता है। अब अगर ये 50-50% है तो 50% के हिसाब से जब एवरेज निकालोगे 50% ऑफ bromine with the mass number 79 and 50% bromine with the mass, right, जो कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमने प्रोडक्ट टेबल में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? दैट टू आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन हैव इक्वल परसेंटेजेस। परसेंटेज के लिए प्रोपोर्शंस का वर्ड भी यूज होता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन कंटेन्स टू आइसोटोप्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है ये। सेम ऑप्शंस होते हैं, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सेम देता है, बस शफलिंग कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सही है, राइट आंसर हमेशा ए में ही लिखे, वो बी या सी में भी मिल सकता है। सही है, तो इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है या परसेंटेज है या प्रोपोर्शन है वो इक्वल प्रोपोर्शन है। दैट्स व्हाई व्हेन वी फाइंड द एवरेज मास फ्रॉम दीस टू आइसोटोप्स इट कम्स 80 इन बिटवीन 79 एंड 81। सिमिलरली क्लोरीन के लिए जब हम एवरेज निकालते हैं ना तो क्लोरीन का जो है वो दो आइसोटोप्स होते हैं 35 और 37। उनकी जो परसेंटेजेस है वो इक्वल प्रोपोर्शंस में नहीं होती है। ठीक है, क्लोरीन की परसेंटेजेस भी वैसे याद रखो, सिलेबस डायरेक्टली तो नहीं कहता कि परसेंटेज याद करवाओ, लेकिन अगर याद कर लोगे ना तो फायदा होगा। क्लोरीन 35 वाला होता है 75% और क्लोरीन 37 वाला होता है 25%। इनका जो रेशियो बनता है वो 3:1 का बनता है। ये 3:1 के प्रोपोर्शन में होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होते। ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स इक्वल प्रोपोर्शन में, इसका मतलब है कि उनका जो रेशियो है टू आइसोटोप्स के अबंडेंस का वो 1:1 होता है, राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, element X and element Y react together to form a compound. The electronic configuration of X and Y are X is equals to 2,8,3 and Y is equals to 2,6. Which row shows the electron transfer that takes place and the type of compound formed? जी भाई, अब एलिमेंट X पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन से ग्रुप से है। एलिमेंट X के जो वैलेंस शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट मींस एलिमेंट X जो है वो ग्रुप 3 का है। और एलिमेंट Y के जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो हो जाएगा ग्रुप 6 से। अब ग्रुप 6 और ग्रुप 3 ये लोग आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। पहले तो आपको ये चीज एस्टैब्लिश करनी है कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे रिएक्ट टुगेदर, मींस व्हेन एनी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ट्रांजिशन एलिमेंट और ग्रुप 3 they make a bond with any of the elements from
group 5, group 6 and group 7, they always make a ionic bond, right? तो एक ग्रुप X जो है वो ग्रुप 3 से आ रहा है और Y जो है वो ग्रुप 6 से आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो बॉन्डिंग करेंगे आपस में वो होगी आयोनिक बॉन्डिंग। तो जहां जहां कोवलेंट लिखा है वो ऑप्शन तो आप रिमूव कर दो, वो तो हो नहीं सकते। टाइप ऑफ कंपाउंड जो होगा वो आयनिक होगा। अब ग्रुप 3 के एलिमेंट्स दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स ना, एंड ग्रुप 5 एलिमेंट्स दे हैव सॉरी ग्रुप 6 एलिमेंट दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम इनका फॉर्मूला बनाएंगे तो एक्स पे जो चार्ज होगा वो 3 पॉजिटिव होगा, फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड है, और वाई पे जो चार्ज होगा वो क्योंकि ग्रुप 6 का है तो वो 2 नेगेटिव होगा। तो ये जो आयनिक कंपाउंड बनेगा इसमें एक्स 2 हो जाएगा और वाई 3 हो जाएगा। मतलब इन ऑर्डर टू मेक वन कंपाउंड यू नीड 2 एटम्स ऑफ एक्स एंड 3 एटम्स ऑफ वाई। और एटम ऑफ एक्स जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक्स कितने होंगे, 2 एटम्स होंगे एक्स के जो कि ईच विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन। तो बी में भी यही लिखा हुआ है, डी में भी यही लिखा हुआ है, 2 एटम्स ईच लूज 3 इलेक्ट्रॉन। डी में उसने रिसीव कर दिया है, अब ग्रुप 3 का तो लूज करेगा ना, रिसीव तो नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन डी भी हट गया। तो हमारे पास क्या रह गया, ऑप्शन बी। बच्चों आपने एमसीक्यूज जो है वो एलिमिनेशन मेथड से भी करने हैं। आपने रॉन्ग आंसर को रिमूव करके देखना है कि राइट आंसर आपको कौन सा बन रहा है। अब एलिमेंट एक्स की बाकी स्टेटमेंट पढ़ो। तो 2 एटम्स ईच लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, और जो एलिमेंट बाय है वो ग्रुप 6 का है तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से बाय कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। इट मींस 3 एटम्स ईच रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एलिमेंट बाय, और कंपाउंड आयनिक है। तो जो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ये बन जाएगा बी, राइट। ये 2 एटम्स इसलिए लिखा है अब्दुल्ला, जब आप फॉर्मूला बनाओगे आयनिक कंपाउंड का बिटवीन atom of x and atom of y, तो x is from group 3 so it will have a charge of 3 positive, y is from group 6 so it will have a charge of 2 negative. So the formula for the ionic compound would be x2y3. It means 2 atoms of x are joined with 3 atoms of y. Each atom of x will lose 3 electrons as it is from group 3, and each atom of y will gain 2 electrons as it is from group 6, and there are total of 3 atoms of y and 2 atoms of x. Got it? अच्छा जी रुबैद, आप पूछ रहे हो क्वेश्चन 3 में बेटा आपने हमारे पास देखो, वैसे तो हमारे पास जो है ना वो 3 तरह के आइसोटोप्स हैं जिसका आपको आइडिया होना चाहिए, वो याद करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन आपको ये आइडिया भी होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम है 3 आइसोटोप्स, वन विद द मास नंबर 1, वन विद द मास नंबर 2 एंड वन विद द मास नंबर 3। Similarly, chlorine atom has 2 isotopes, one with the mass number 35 and one with the mass number 37. And the percentage of these two isotopes, percentage relative abundance क्या होता है भाई, अगर मैंने 100 क्लोरीन एटम्स उठाए तो उनमें क्या सारे के सारे 35 वाले होंगे, सारे के सारे 37 वाले होंगे? तो ऐसा नहीं होता, कुछ 35 वाले होते हैं, कुछ 37 वाले होते हैं। तो 75% हमेशा 35 वाले होते हैं और 25% 37 वाले होते हैं। सिमिलरली ब्रोमीन के जो 2 आइसोटोप्स होते हैं, वन is with the mass number 79, the other one is with the mass number 81, and these two isotopes have a relative abundance of 50-50%। दोनों जो है वो इक्वल प्रोपोर्शंस में होते हैं, राइट? सही है रुबैद, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, which molecule has the largest number of electrons involved in covalent bonds? देखो इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो ये 2 चीजें पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हम इसको दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि आपका दोनों रिकॉल हो जाए। देखो हम दोनों तरीके निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब जैसे ए है, इसमें C2H4 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो दिस मॉलिक्यूल हैज 2 कार्बन एटम्स, ईच कार्बन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, so 2 into 6 is 12 electrons,
are from carbon and each hydrogen atom has 1 electron. So there are 4 hydrogen atoms. So there are total of 4 electrons from the hydrogen. So a molecule has 16 electrons. Total number of electrons 16 है. उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करने पड़ेंगे. अब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट कैसे करोगे, आपको इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी. अब ये C2H4 है तो इथीन है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है और ईच कार्बन एटम हैज 2 हाइड्रोजन एटम. तो हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर हियर? दे आर टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 covalent bonds. Each, in order to make one covalent bond, 2 electrons are involved in bonding. तो अगर आपके 6 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग? 12 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, राइट. तो इस क्वेश्चन के लिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग पूछ रहा था. तो इथीन में वी हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग. अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, तो नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग कैसे निकालोगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूल में से, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग को माइनस कर दोगे. इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, तो आप क्या करोगे? 16 माइनस 12 कर दोगे तो इट मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग. बहरहाल अभी इस क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा हुआ कि नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग बताओ, बट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग आपने निकालना है. लेकिन आपको ये निकालना आना चाहिए. अक्सर ये भी पूछता है कि नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग बताओ कितने हैं. ट्वेल्व कहाँ से आया? देखो बेटा, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना. वी हैव 2 कार्बन एटम, तो 2 इंटू 6 करोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के. और इसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है. 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1 करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के. तो पूरे मॉलिक्यूल में 12 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के. तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 बन जाएंगे 18 मॉलिक्यूल में. कार्बन का रोहान बेटा 14 तो कुछ भी नहीं होता. 14 तो उसका एटॉमिक मास भी नहीं होता, वो 12 होता है. देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है ना. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके पास प्रोटॉन्स भी 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे. 8 क्यों कह रहे हो कार्बन के इलेक्ट्रॉन? जोया बेटा ब्रोमीन और क्लोरीन की याद कर लो, परसेंटेज काम आता है. जैसे ब्रोमीन के इस क्वेश्चन में हमेशा काम आता है. इक्वल प्रोपोर्शन आपको पहले से पता होता है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. सबकी याद नहीं करनी है, बस क्लोरीन और ब्रोमीन की कर लो काफी. तो ये भाई क्लियर हो गया सबको? हसन, अच्छा. अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मैं आपसे पूछूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बॉन्डिंग बनाओगे CO2, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितने हो जाएंगे? अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ईच कार्बन एटम है 6 इलेक्ट्रॉन, राइट. दे आर वन ओनली वन कार्बन एटम. अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दो ऑक्सीजन के मिला के 16 हो जाएंगे. 16 प्लस 6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. लेकिन हमें इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग निकालना है. सॉरी, नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग नहीं निकालना, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग निकालना है. तो इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग निकालने के लिए यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल. तो कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग बनानी आनी चाहिए. कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है. तो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2 करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड में इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग है. इसी तरह जो थर्ड आपके पास कंपाउंड है वो है मिथानॉल. इट हैज 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम. फिर एक ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बनाना आती है. इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5. तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स है. 5 इंटू 2, तो दैट शुड बी 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग. इसी तरह जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग है, 2 नाइट्रोजन एटम हैज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच अदर. 3 कोवेलेंट बॉन्ड है तो 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग किसमें आ रहे हैं? इथीन में आ रहा है. जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग ज्यादा है.
टू से मल्टीप्लाई बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि in order to make one covalent bond there are always two electrons involved in bonding. अगर किसी कंपाउंड में थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स हैं तो एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो तीन बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग हो गए? 3 × 2। सही है तैयबा एंड हसन एंड अब्दुल्ला। तो महजा अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले वाले मॉलिक्यूल के निकाले। 12 माइनस 6 नहीं होगा, 16 माइनस 12 होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 थे, उसमें से 12 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग है। देखो बेटा, दो से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास ये मॉलिक्यूल है इथीन का C2H4, इसकी बॉन्डिंग आपको पता है ये होती है, राइट। अब अगर मैं इसकी बॉन्डिंग इस तरह से बनाऊं, कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो 2 शेल्स होते हैं। सेकंड शेल से बॉन्डिंग होगी, फर्स्ट शेल तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ना, कार्बन का आउटर शेल करता है। कार्बन के इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से सारे के सारे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अच्छा, हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो बॉन्डिंग में लगा चुका है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कितने हैं, तो कार्बन के जो दो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग है। और इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कितने हैं? देखो, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। कितने कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं? 1 2 3 4, और दो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं 5 6, तो टोटल 6 बॉन्ड बने हुए हैं। और हर बॉन्ड बनाने के लिए इन ऑर्डर टू मेक ईच कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, so 6 × 2 is 12 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सही है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता किसी भी तरह, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं हमेशा। देखो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एनी एटम कैन मेक डिपेंड्स अपॉन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 4 एलिमेंट्स दे मेक हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। Group 5 elements, they can only make 3 covalent bonds. Group 6 elements, they make 2 covalent bonds. Group 7 elements, they make 1 covalent bond. And hydrogen always make 1 covalent bond. Number of covalent bonds made by any atom is equals to number of electrons it requires in its outermost shell. भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, कौन सी ऐसी रिकॉर्डिंग है जो नहीं दिया ना यार, आ जाएगी बच्चे। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व विदाउट डायग्राम कैसे करोगे? आप क्या करोगे, किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। मैं थोड़ा मुश्किल मॉलिक्यूल करते हैं तो बड़ा आसान सा हो गया, मैं ये करता हूँ चलो। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप पहले तो बताओ इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें कार्बन है, एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? उसका प्रोटॉन नंबर 6 है, तो ईच कार्बन एटम है 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इस फॉर्मूला में? वी हैव 2 कार्बन एटम्स, राइट। एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 कार्बन एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब एक ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस फॉर्मूला में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 8 16 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन के हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं इस फॉर्मूला में? हाइड्रोजन जो है वो, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मींस ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। देयर आर टोटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स। सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिला के कितने हो जाएंगे? 4।
अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं? 12 + 6 + 4 कितना हुआ? 20, 30, 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें से इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कितने हैं वो कैसे पता लगेगा? आपको इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग पता होनी चाहिए कि इस पूरे मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, सेकंड कार्बन के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, फिर आगे एक ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स अगर आप काउंट करोगे इस मॉलिक्यूल में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दे आर टोटल ऑफ 8 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ईच कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो जब भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों बॉन्डेड एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाते हैं ना, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग होते हैं। अगर 8 कोवलेंट बॉन्ड्स बने तो देयर मस्ट बी 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग है। 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। तो नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कितना होगा भाई? टोटल 32 है, उसमें से 16 इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग है, तो नॉट इन्वॉल्व इन दोनों को माइनस कर दो। ये हो जाएगा 32 - 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड। 14 कोवलेंट बॉन्ड्स कहाँ है इसमें? कोवलेंट बॉन्ड्स तो इसमें आप ये गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बेटा। 14 का है, माइनस क्यों कर रहे हो? मल्टीप्लाई करोगे। हो गया क्लियर अब? सही है रुबैद, आगे बढ़े। चलो मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं एक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन एटम इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का बेटा आपको ग्रेफाइट के बारे में क्या क्या बातें याद होनी चाहिए? ग्रेफाइट जो होता है वो जाइंट कोवेलेंट होता है, जाइंट स्ट्रक्चर होता है। इसको हम कहते हैं जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एलिमेंट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का शेप हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं विच कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, जिस वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी होता है। थर्डली ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट मेक्स ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन इन ग्रेफाइट मेक्स ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी याद रखना। Why is the arrangement of bonds around a carbon atom in diamond? ठीक है, डायमंड में each carbon atom makes 4 covalent bond, graphite में each carbon atoms make 3 covalent bonds. That is the arrangement of bonds around a silicon atom in silicon 4 oxide. silicon जो है वो भी 4 covalent bond बनाता है with oxygen, tetrahedral structure है। Which arrangement of bonds are the same? डायमंड सिलिका में भी सिलिकॉन। ठीक है, तो इसमें जो सेम सेम है वो Y एंड Z है, ग्रेफाइट अलग होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड? अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है, Na2CO3 होता है। फॉर्मूला मेकिंग आपको पता है, सोडियम +1 है, कार्बोनेट जो है वो CO3 नेगेटिव है। मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में बनता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। अच्छा, जो सॉल्ट बनेगा उसका जो फॉर्मूला होगा, नाइट्रिक एसिड से हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज आयन आएगा वो नाइट्रेट आयन आएगा। तो सोडियम +1 और नाइट्रेट आयन इज NO3 -1। जो सॉल्ट का फॉर्मूला होगा वो होगा NaNO3। सही है। अब ए में सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, बी में सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, सी में
नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला गलत दिया हुआ है। 5 एसिड्स याद करवाए ना, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो एबीसी में तो फॉर्मूला ही गलत है। ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई। तो मेरे पास आंसर ही डी बचा है, मुझे इतना ज्यादा देखना ही नहीं पड़ेगा इसमें। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आर करेक्ट। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास एटम का मास होता है। जैसे ब्रोमीन का भी हम देख रहे थे 80 लिखा हुआ है प्रोडक्ट टेबल में। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जब किसी कंपाउंड में सारे एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास ऐड करते हो तो वो आ जाता है। सही है। अब इसमें कह रहा था मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप डज नॉट अफेक्ट द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैलकुलेट ही कैसे करते हैं, सारे आइसोटोप्स के मासेस का एवरेज लेते हैं। जैसे अभी हमने ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स का एवरेज लिया था तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास आया था, राइट। तो द मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप डज नॉट अफेक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास, ये बात तो गलत हो गई भाई। आइसोटोप्स के मासेस से ही तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, तो वो तो अफेक्ट करेगा ना रिलेटिव एटॉमिक मास को। ये बात वन गलत हो गया। अब अगर वन गलत हो गया तो ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। बचा क्या आंसर? सी बचा। अब आगे पढ़ना चाहो पढ़ लो। अगर आप श्योर हो कि वन गलत है तो ऑब्वियसली ए बी डी तो ऑप्शन से निकल गया ना हमारे पास, क्योंकि सब में वन 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 दिया हुआ है। 2 में कह रहे हैं ओनली कोवलेंट कंपाउंड हैव अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना। देखो, रिलेटिव मॉलिक्यूल कोई भी कंपाउंड हो, लाइक सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। इनका जब मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास, तो वैसे तो हम उसको दोनों को एम आर कहते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा रिलेटिव, देखो जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके मास को हम कहते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हम उसको आ रही है, आवाज आ रही है? कहाँ तक सुना था? देखो, मैं ये बता रहा था कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जब हम एमआर निकालते हैं तो उनको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जब हम एमआर निकालते हैं तो उसको रिलेटिव फॉर्मूला मास कहते हैं। इसलिए ओनली कोवलेंट कंपाउंड या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये बात सही है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को हम रिलेटिव फॉर्मूला मास कहते हैं। निकालने का तरीका सेम है, इसलिए आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निकालने में। फिर कह रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास आर कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये होती है, इट इज द मास ऑफ
It is the average mass of all the isotopes of an element compared with 1/12 part of the mass of carbon 12 isotope. ये बात सही लिखी हुई है इन्होंने, डेफिनेशन लिखी हुई है रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो 2 भी सही है, 3 भी सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एमआर दोनों को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। हम लोग एमआर दोनों के लिए लिखते हैं, निकालने का तरीका भी सेम है, लेकिन आयनिक कंपाउंड को यूजुअली हम रिलेटिव फार्मूला मास कहते हैं और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये बात याद रखो, निकालने का तरीका सेम है, लेकिन इस ऑप्शन में हमने तो वन को देख के ही आंसर डिसाइड कर दिया था ना अपना। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सेइंग aqueous hydrogen peroxide decomposes slowly at 25 degrees Celsius. The decomposition मतलब breakdown को decomposition is breakdown, किसी भी चीज का breakdown, decomposition of metal carbonate पढ़ा था जैसे आपने। The decomposition reaction takes place faster when a catalyst is added. A student adds a small amount of catalyst to 10 cm cube of 1 mole per decimeter cube of hydrogen peroxide and collect the gas form. गैस कौन सी बन रही है? ऑक्सीजन गैस बन रही है, जो जो वो कलेक्ट कर रहा है। All the measurements are at room temperature and pressure. What is the percentage yield of oxygen? जी भाई, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है कि कितना ऑक्सीजन बनना चाहिए था और एक्चुअल में कितना बना। परसेंटेज यील्ड जो मोल्स में पड़ा था वो ही है यहाँ पे, मतलब एक्चुअल में कितना बना है वो उसने क्वेश्चन में बता दिया 90 cm3, और थ्योरेटिकली कितना बन सकता था वो आप स्टोइचियोमेट्री से निकालते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं इसको। जरा कैलकुलेटर उठा लो, लेट मी नो। देखो, एज पर द इक्वेशन वी कैन सी 2 moles of H2O2 are producing how many moles of oxygen? 1 mole of oxygen. अब H2O2 का आपको क्या दिया हुआ है? कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है। मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, जब भी किसी भी चीज का कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन होता है तो आप सबसे पहले उसका क्या निकालते हो? मोल्स। कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है? 1 मोल पर डीएम क्यूब। वॉल्यूम कितना गिवन है? 10 cm क्यूब। उसको डिवाइड बाय 1000 कर दो और बताओ कितने मोल्स आ रहे हैं इसके। जल्दी बताओ। हद हो गई, सबकी मैथ्स मेरी तरह गंदी है। 0.01 मोल, राइट। अच्छा, अब देखो 2 मोल्स ऑफ H2O2 से इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल्स ऑफ H2O2 आर प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 0.01 mole H2O2 will produce how many moles of oxygen? X की वैल्यू क्या आएगी? 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0.005 मोल। ऑक्सीजन के इतने मोल्स बन सकते हैं इक्वेशन से। हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना, तो मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 24 डीएम क्यूब करते हो। अगर आपको वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, अगर आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 24,000 कर देते हो। तो कितना आ रहा है इसका वॉल्यूम? 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल वॉल्यूम आ जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअल वॉल्यूम देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो एक्चुअल में बना है प्रैक्टिकली वो बना है 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्चुअल की जगह आप रखोगे 90, थ्योरेटिकल की जगह आप रखोगे 120 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो क्या परसेंटेज बन रही है इसकी? 75%। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी।
क्लियर है भाई, आगे बढ़े। मोल्स को वॉल्यूम में, गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं हसन? मल्टीप्लाई बाय 24 डीएम क्यूब या 24,000 सीएम क्यूब। हमें सीएम क्यूब में वॉल्यूम चाहिए ना, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में 90 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। 24 से करोगे तो डीएम क्यूब में आ जाएगा, तो उसको मल्टी आप 90 सीएम क्यूब को डेसीमीटर क्यूब से तो डिवाइड नहीं कर सकते हो ना। तो जो डीएम क्यूब में वॉल्यूम आया उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना ही पड़ेगा, तो वहीं पे कर दिया हमने मल्टीप्लाई बाय 1000। क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर of the atoms of two elements x and y. X and z are not the atomic symbols for these elements. Repeated question है बेटा, repeated question है, बहुत बार देखा है ये। These elements combine to form a compound. What is the mass of 1 mole of this compound? 1 mole का मास किसी भी कंपाउंड के मोलिकुलर मास के बराबर होता है। अब मोलिकुलर मास निकालने के लिए आपको मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए होगा, ठीक है। देखो ये बनेगा आयनिक कंपाउंड, क्यों? क्योंकि X जो है वो ग्रुप 1 का है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और Z जो है वो ग्रुप 1 2 3 ग्रुप 6 का है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम उसको कहते हैं मोलिकुलर मास, लेकिन एक्चुअल में वो फॉर्मूला मास होता है। हमें बस इसका एमआर निकालना है, आयनिक कंपाउंड बनेगा ना ये। एमआर निकालने के लिए आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड करोगे। एक्स पे जो चार्ज होगा वो होगा +1, जेड पे चार्ज क्या होगा? जेड के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ग्रुप 6 का है, तो उस पे चार्ज होगा 2 नेगेटिव। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा XZ2, ठीक है। अब इसका आपने मोलिकुलर मास निकालना है। एमआर कैसे निकालोगे इसका? भाई एक्स का अगर मैं आपसे न्यूक्लियॉन नंबर पूछूं, तो न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि हो जाएगा 3 + 4 = 7। और जेड का न्यूक्लियन नंबर हो जाएगा 8 + 8 = 16। तो x is, there is only one atom of x, तो x 1 × 7, और z जो है वो 2 है, 2 × 16। ये इसका एमआर आ जाएगा 32 + 7 कितना बना? आंसर बता दो क्या बन रहा है। अच्छा फॉर्मूला, फॉर्मूला गलत हो गया, सॉरी। पीरियोडिक टेबल से भी कर सकते हो, जो फॉर्मूला है ये ना, ये बनेगा x टू z। x के 2 एटम्स है तो 2 × 7 प्लस z का एक ही एटम है तो 1 × 16। ये बन रहा है 16 + 14 30 बनेगा। और अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल से ही एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लो, तो x जो है, एलिमेंट आइडेंटिफाई कैसे करोगे? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? लिथियम का होता है। और एटॉमिक नंबर इसका Z का है 8, वो ऑक्सीजन का होता है। तो ये लिथियम ऑक्साइड है बेसिकली, Li2O, राइट। लेकिन प्रोडक्ट टेबल को यूज ना करो, यहीं से क्वेश्चन करो, क्योंकि वो कोई और आइसोटोप दे सकते हैं ना एक्स और जेड का। प्रोडक्ट टेबल में तो रिलेटिव मास होता है, तो आप यहीं से कोशिश करो करने की, प्रोडक्ट टेबल पे ना जाओ। नाइट्रोजन नहीं है, 3 प्रोटॉन नंबर, जो आप न्यूक्लियन नंबर से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते किसी भी एटम को। आप एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, प्रोटॉन नंबर आइडेंटिफाई करता है। अब पहले वाले एटम एक्स में 3 प्रोटॉन्स है, तो एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का होता है। क्लियर है भाई जी? जुबैदा फॉर्मूला एक्स टू जेड बनना था, मैंने गलत लिख दिया था, मेरा 1 मार्क कट गया, छोड़ नीचे चला गया। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 11, विच कंपाउंड कंटेन्स 45.2% नाइट्रोजन बाय मास? परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट निकालना बहुत आसान है, या आपको निकालना पड़ेगा। अब इसमें इस फॉर्मूला में वी हैव 2 नाइट्रोजन एटम्स,
नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, ये प्रोडक्ट टेबल से देखोगे 2 × 14 डिवाइडेड बाय, बल्कि ऊपर भी लिखे हैं एटॉमिक मास, ऊपर से ही देख लो, डिवाइडेड बाय इस पूरे फॉर्मूला का फॉर्मूला मास mr। तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, 2 × 14, हाइड्रोजन कितने, 2 + 4 6, 6 इंटू 6 नहीं बल्कि 8 है, 2 + 4 + 2, 8 हाइड्रोजन, 8 × 1, कार्बन कितने, 2 कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, 2 × 12 मल्टीप्लाई बाय 100। आप देखो अगर ये 45.2 आ रहा है तो ये आंसर है, अगर नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाना। इसी तरह सेकंड वाले फॉर्मूला में भी है 1 नाइट्रोजन 1 × 14, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है ना, नाइट्रोजन को न्यूमरेटर में रखेंगे। 1 × 14 प्लस हाइड्रोजन 3 है, 3 × 1, ऑक्सीजन 1 है, 16 × 1 × 100%। बताते जाओ आंसर्स निकाल के। ऑप्शन सी में भी है 1 नाइट्रोजन 1 × 14 डिवाइडेड बाय 1 × 14, कार्बन 1 है, 12 × 1, ऑक्सीजन 1 है, 16 × 1, हाइड्रोजन 3 है, 3 × 1 × 100%। मिथाइल अमाइन में नाइट्रोजन 1 है, 1 × 14 डिवाइडेड बाय कार्बन 1 × 14 नाइट्रोजन, कार्बन 12 × 1, हाइड्रोजन 3 4 5 है, 5 × 1 × 100%। किसका आ रहा है 45.2%, जरा बताओ आंसर। डी आ रहे हैं, चलो मतलब ये सारे ही करने पड़ जाएंगे आपको, एंड का है ना। शॉर्टकट नहीं है इसका, भी करना पड़ेगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 is aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes. The current is constant and the anode is weighed at regular intervals. Which graph is obtained when the mass of the anode is plotted against time? एनोड देखो, अब इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो एक्वस कॉपर 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इसका क्या मतलब है, आपने अगर ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यूज नहीं की हुई है तो ये केस बन जाता है आपका एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का। एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस क्या है, जब आप जिस मेटल की इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो उसी मेटल का अगर आपने आयन लिया हुआ है, जैसे कॉपर 2 सल्फेट में कॉपर आयन होगा ना, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बन जाता है। और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड हमेशा डिसॉल्व होती है, एनोड का मास डिक्रीज होता है और कैथोड का मास इंक्रीज होता है। तो हमारे पास जो मास ऑफ एनोड डिक्रीज होता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर वो आपसे एनोड का मास पूछेगा तो आप इस तरह से लिखोगे, और अगर आपसे वो कैथोड का मास पूछेगा तो आप इस तरह से ग्राफ बनेगा, मास ऑफ कैथोड एंड मास ऑफ एनोड। ये हमारे पास हो जाएगा सी। हाँ ये ग्राफ याद रखना है। अच्छा सर 2 मिनट दोगे। आगे इतने क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन 13 इज व्हाट इज द केमिकल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में आपको बस इसके एडवांटेजेस याद रखना है, और उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हमें ये याद रखना है कि जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर है। वेरी सिंपल, और कुछ नहीं बनता फ्यूल सेल में, बस वाटर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हम इनिशियली एंटर करवाते हैं फ्यूल सेल में, इससे हमारा वाटर बनता है और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। क्वेश्चन 14 में है वर्किंग। क्वेश्चन 14 जरा ट्राई करो।
बताओगे क्या आ रहा है आंसर? Hydrogen can be produced by reacting methane with steam using bond energies in the table. What is the enthalpy change for reaction? देखो enthalpy change बॉन्ड एनर्जी वैल्यू से निकालने के लिए ना आपके पास जो फॉर्मूला है वो है bond enthalpies at the reactant site या energy absorbed at reactant site minus energy released at product side. अब इसमें एक कंफ्यूजन होती है आप लोगों को, जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम गिवन होती है ना, तो उसमें आप इंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हो? अगर आपके पास प्रोडक्ट का इंथैल्पी और रिएक्टेंट का इंथैल्पी गिवन है, तो उसमें जो आप फॉर्मूला यूज करते हो वो फॉर्मूला यूज करते हो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, इसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे ना वो करोगे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन जब आप बॉन्ड एनर्जी डाटा, इस तरह का जो डाटा गिवन होता है ऊपर, ये यूज करोगे तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, देखो उल्टा हो जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखना जरा। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल याद नहीं करो, आप याद करो जब आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मतलब जो ग्राफ से अगर आप इंथैल्पी चेंज निकालोगे तो आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे। अगर आपको ये प्रोफाइल या ग्राफ दिया हुआ है और इसमें इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो आप करोगे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जब इस तरह का बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज दी हुई होंगी तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, जब ये गिवन होगा तो आप इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए क्या करोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के लिए आपको देखो बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। अब बॉन्डिंग किस तरह से बनेगी इसकी? मीथेन का जो हमारे पास बॉन्डिंग है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन है तो CH4, और वाटर जो है वो, या मेरे ख्याल से आगे वाले पेज पे बना लेते, नीचे बना लेते हैं, चलो। देखो ये बॉन्डिंग है हमारे पास, ये पेपर 2 के लिए भी आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग आपको पता है, कार्बन के दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और हाइड्रोजन के दो एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। 4 मोल्स है हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है 435। ऐसे कितने हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड? 4 है इस मीथेन में, तो आप क्या करोगे? 435 इंटू 4। और कितने मोल्स है इस इक्वेशन में? 1 मोल है, पूरे मोल 1 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा जी, और फिर वाटर भी रिएक्टेंट साइड पर है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है 463। ऐसे कितने बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के? 2 कोवलेंट बॉन्ड है, तो 463 इंटू 2। और मोल्स कितने टोटल वाटर के? 2 मोल्स है, तो एक बार और मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो ये रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी हो गई। प्रोडक्ट साइड पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी दी हुई है वो 805 दी हुई है। ऐसे कितने बॉन्ड्स हैं कोवलेंट बॉन्ड? कार्बन डाइऑक्साइड में 2 कोवलेंट बॉन्ड है, तो 2 इंटू 805, और टोटल मोल्स कितने हैं इस इक्वेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 436 है, और एक ही सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके मोल्स कितने हैं? 4 मोल्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपके पास इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आएगा। बताओगे कितना आ रहा है निकाल के? अभी निकाला है किसी ने?
आराम 1614 तो क्वेश्चन में ही, ऑप्शन में ही नहीं है। सही से कर लो भाई। बेटा रिवाइज कर लो समीर। कोई +238 कह रहा है, कोई -238 कह रहा है, ज्यादातर +238 कह रहा है। छोटा सा चैप्टर है एनर्जेटिक्स, रिवाइज कर लो जिसको पक्का नहीं है। चलें आगे। देखो पेपर वन में टाइम आप इस तरह से बचाओ कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि आपको नहीं आता है, स्पेशली कैलकुलेशन वाले, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उसको बाद में करना, एंड में करना। उस पर टाइम किल नहीं करना अपना। बाकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने जल्दी आप तो देखोगे कि जितने ज्यादा पेपर प्रैक्टिस करके जाओगे उतना अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन 15 कह रहा है व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ स्लोइंग डाउन अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड। भाई रिएक्शन स्पीड अप करने के लिए आपको पता है क्या क्या करना पड़ता है, तो स्लो डाउन करने के लिए उसका उल्टा कर देना। एडिंग अ कैटलिस्ट तो रेट इंक्रीज कर देगा ना, डिक्रीज तो नहीं करेगा। हमें तो रेट डिक्रीज करना है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है डाइल्यूटिंग दी एसिड, मतलब डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, और कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो प्लीज का आंसर है स्टीयरिंग द रीजेंट्स। स्टीयरिंग करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता नहीं है ना, स्लो डाउन होता है, कुछ भी नहीं होता उससे। यूजिंग मैग्नीशियम पाउडर इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम। अगर आप पाउडर लोगे मैग्नीशियम तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें इंक्रीज नहीं करना था, हमें डिक्रीज करना था। हाँ, एमसीक्यू में पेंसिल और पेन का कोई चक्कर नहीं होता। आपने जो बबल शीट जो होती है आपकी आंसर की जो होती है, वो आपने पेंसिल से शेड करनी होती है। वर्किंग आप पेपर पे जिससे भी करना चाहो, पेंसिल से करो, पेन से करो, डजेंट मैटर, क्वेश्चन पेपर चेक नहीं होता है आपका। आगे बढ़े। ओके जी, क्वेश्चन 16 में इज सेइंग द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है, समथिंग टू बी नोटेड। ठीक है, एक्सेस में है तो मतलब उसका अमाउंट प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। The volume of gas are measured at RTP and the results are shown. Volume of gas in experiment 1 and volume of gases in experiment 2, दो different volume दिए हुए हैं। अब experiment 1 में 30 seconds पे जो गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है वो 20 प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सपेरिमेंट 2 में 30 प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सपेरिमेंट 2 में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सारे वॉल्यूम देखो एक्सपेरिमेंट 2 में सेम टाइम पे ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट 1। इसका क्या मतलब है कि एक्सपेरिमेंट 2 में जो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है वो ज्यादा लिया है। कैल्शियम काम कम ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे, क्योंकि वो एक्सिस में है। तो इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिमिटिंग में, राइट। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उतने ही टाइम में। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी फास्ट है, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी ज्यादा बन रहा है। अल्टीमेटली अगर देखो तो टोटल वॉल्यूम जो एक्सपेरिमेंट 1 में बना है वो 50 पे जाके रुका है, एक्सपेरिमेंट 2 में 75 पे जाके रुका है। तो इससे हमें दो बातें पता चल रही है। वो दो बातें क्या है कि जो हमारा HCl है, एक तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि उसने कैल्शियम कार्बोनेट पे एक्सेस में कहा हुआ है। HCl से हमारा रेट भी इंक्रीज करवाया है उसने एक्सपेरिमेंट 2 में, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं रेट भी बढ़ाना चाह रहा हूँ और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ाना चाह रहा हूँ तो HCl की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर देता है। कंसेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जब मोल्स इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, और कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो which one change in condition to experiment 1 gives the result for experiment 2? A higher concentration of acid is used। सही है। एक क्यों नहीं है, अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ एसिड इज एडेड। देखो अगर मैं एसिड का वॉल्यूम ज्यादा ले लूं तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, मैं कैसे कह रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है? भाई देखो एक्सपेरिमेंट 1 में 30 सेकेंड्स में, फर्स्ट 30 सेकेंड्स में 20 सीएम क्यूब का वॉल्यूम बना था। एक्सपेरिमेंट 2 में फर्स्ट 30 सेकेंड्स में उतने ही टाइम में वॉल्यूम ज्यादा बन रहा है,
इसका मतलब है ये एक्सपेरिमेंट 2 का रेट फास्ट है ना, तभी तो उतने ही टाइम में ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आप एसिड का वॉल्यूम ज्यादा ले लोगे तो ज्यादा वॉल्यूम लेने से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म तो ज्यादा हो जाएगा, मान लिया, लेकिन स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता उससे। स्पीड ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? कंसेंट्रेशन पे, सरफेस एरिया पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे। वॉल्यूम पे तो नहीं डिपेंड करता ना रेट ऑफ रिएक्शन। सही है अब्दुल्ला? कंसेंट्रेशन से वॉल्यूम, देखो मोल्स तो इंक्रीज हो जाएंगे ना। अगर वो कह रहे, अगर फॉर एग्जांपल आपने पहले HCl लिया 100 cm क्यूब का, उसकी कंसेंट्रेशन थी लेट से 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, इससे मोल्स निकालो कितने आएंगे। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट 2 में HCl लेट से 100 cm क्यूब ही लिया है, लेकिन कंसेंट्रेशन ले ली 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, तो इससे मोल्स कितने आएंगे? ज्यादा मोल्स आएंगे। अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट के भी मोल ज्यादा ही बनेंगे ना। समझ आई बात? चले आगे बढ़े। हाँ, अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम सेम होता तो आंसर जो है वो फिर आपका डी होता। और नहीं, हाँ, अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम सेम बनता, मतलब दोनों का फाइनल वॉल्यूम 50-50 बना होता, तो फिर आपका आंसर डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता था। गुड क्वेश्चन। फिर सी और डी दोनों सही होते। समझ आई बात शफीक? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सरफेस एरिया चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो वो भी अफेक्ट करेगा ना। चले आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन 17 का आंसर चलो आप लोग बताओ पहले। क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये माइंड में रखते हुए देखना है आपने। स्टेटमेंट अबाउट दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर गिवन। A high pressure can be used to increase the rate of formation of hydrogen। अगर आपने रेट इंक्रीज करना है तो क्या प्रेशर इंक्रीज करने से कैन यू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर है। देखो, प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट्स के लिए प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है जब आपके पास रिएक्टेंट में गैसेस हो। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है और वाटर भी गैस है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज एट अ हायर प्रेशर। ये बात बिल्कुल सही है। सही है, तो ये वन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब जिस ऑप्शन वो कह रहा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, अब जिस ऑप्शन में वन नहीं है तो वो तो वैसे ही गलत कर दूंगा मैं। जैसे डी जो है वो तो फिर बेकार हो गया। आगे कह रहे हैं एट हाई प्रेशर, a high pressure can be used to shift the equilibrium to the right। अब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट होता है विद चेंजिंग प्रेशर? in order to look for the position of equilibrium you have to see the number of moles of gases on both the sides। लेफ्ट हैंड साइड पे भी है टू गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, दोनों का 1 1 मोल है, तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर 2 मोल। टोटल मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द राइट हैंड साइड आर आल्सो 2 मोल्स।
as number of moles of gases are equal on both the sides, changing pressure cannot affect the position of equilibrium. इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट 2 है आपकी वो गलत हो गई। तो जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 2 है वो आप हटा दें, ए गलत हो जाएगा यहाँ से। ये चलो नहीं करो ऐसा, पहले सारी ऑप्शन को पढ़ लो सही से। ऑप्शन 3 कह रहा है एट अ हायर टेम्परेचर, अ हाई टेम्परेचर कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ अ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा, चाहे वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहे ना हो। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ अ रिएक्शन तो हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 में, स्टेटमेंट 3 में वो रेट की बात कर रहा है। हाँ, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा वो चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है या एक्सो है। देखो, हमारा ये वाला जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, अगर तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो होता। अगर एक्सो होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और टेम्परेचर कम करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। कैसे पता? इंथैल्पी चेंज के साथ साइन देखो ना, नेगेटिव है। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, नॉट राइट। इसने लिखा हुआ है राइट, ये गलत लिखा हुआ है। हाई टेम्परेचर पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाएगा, तो 4 भी गलत हो गया। तो हमारे पास बचा स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। सही है भाई। एक्सोथर्मिक बेटा, इंथैल्पी चेंज की वैल्यू लिखी हुई है ना, नेगेटिव है। ऊपर देखो ना, इक्वेशन के साथ -41 लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है कि आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। चले भाई आगे। तो ये हमारे दो चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। क्वेश्चन 18 में कह रहे हैं द टेबल रेफर्स टू द टू इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल गैसियस रिएक्शंस व्हिच कैटलिस्ट आर करेक्टली स्टेटेड। ओ यस, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अमोनिया हेबर प्रोसेस है। हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हो भाई? आयरन यूज करते हो। गलत लिखा हुआ है वन। ठीक है, रिएक्शन वन व्हिच कैटलिस्ट आर करेक्टली स्टेटेड, रिएक्शन वन में कैटलिस्ट गलत लिखा हुआ है तो नो हो जाएगा। रिएक्शन 2 में ऑक्सीजन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है एंड द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज वैनेडियम 5 ऑक्साइड। रिएक्शन 2 में जो कैटलिस्ट लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, तो आंसर बी हो गया। नहीं बेटा आयशा, if your forward reaction is exothermic, increasing the temperature will shift the position of equilibrium towards left hand side। ठीक है, इसमें आप अपनी लॉजिक ना बनाओ, रेट ऑफ अ रिएक्शन से लॉजिक ना बनाओ, इसमें वो गलत हो जाएगा। He was saying at in statement 4 he was saying at a higher temperature can be used to shift the equilibrium to the right। तो हाई टेम्परेचर से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, राइट पे शिफ्ट नहीं होगी। ही वाजंट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। हैड ही बीन टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन तो इसका मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाने का मतलब है कि हाइड्रोजन कम बनेगा। वो टेम्परेचर का इफेक्ट हाइड्रोजन पे नहीं देख रहा है। 3 में पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होगा तो जल्दी जल्दी बनेगा हाइड्रोजन। समझ आई बात आयशा? क्वेश्चन 19 में ही सेइंग which iron reacts with chlorine, which statement about this reaction is correct? क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपने देखा हुआ है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव हुआ है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आए बाय +1। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है भाई। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हुआ है -1, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रिडक्शन। ये था ना ऑयल रिक, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोगों ने
जो लास्ट में पेपर 2 के लिए क्लासेस कर रहे थे, हमने वहां पे वो भी देखा था कि हाउ डू वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। वो भी रिकॉल करना है एग्जाम से पहले, एमसीक्यूज में आ जाता है वो। हाँ भाई आंसर बता दो जल्दी से इसका। ए में कह रहा है क्लोरीन इज रिड्यूस्ड बाय आयरन 2 पॉजिटिव आयन। यस क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, बात सही है। अब जो चीज खुद रिड्यूस्ड होती है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है, तो क्लोरीन जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो काम नहीं करेगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, इसलिए भी गलत है। आयरन 2 आयंस आर रिड्यूस्ड, आयरन 2 आयंस आयरन 3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो इसलिए सी भी गलत है। आयरन 2 आयंस आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो चीज खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रही है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है भाई। ठीक है, आसान सा था, रिपीटेड क्वेश्चन था, बहुत बार देखा हुआ है। 20 अगेन अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, विच रीजन एंड ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए उसमें हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, तो इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? पोटेशियम मैग्नेट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम आयोडाइड तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है ना। रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाल सकते, रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, एंड वाइस वर्सा। मतलब in order to test for oxidizing agent you will use the reducing agent. Right now we have to test for reducing agent, so it means we must use oxidizing agent जो कि पोटेशियम मैग्नेट 7 है, और उसका कलर चेंज क्या होता है? पर्पल टू कलरलेस। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़े। 21 में कह रहा है कंपाउंड एक्स इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, एक्स डिजोल्व इन वाटर टू गिव अ सोल्यूशन विद अ पीएच 4। इसका क्या मतलब है कि ये जो गैस है जब पानी में डिजोल्व हो रही है तो पीएच 4 इज एसिडिक, राइट? एसिडिक सोल्यूशन बना रही है। ये जो कम गैस एक्स है ये कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड ही तो एसिडिक ऑक्साइड होती है ना। एक्स जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड होगी या कोई एसिडिक गैस होगी। कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड एक्स इज करेक्ट, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्स विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो अगर कोई चीज सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन बना रही है तो उसमें H पॉजिटिव आयन होगा, और अगर H पॉजिटिव आयन होगा तो वो फ्री आयन है, और अगर फ्री आयन है किसी सोल्यूशन में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसने लिखा हुआ है विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन ए जो हो गया वो गलत हो गया। एटम्स ऑफ अ मेटेलिक एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एक्स। मेटेलिक एलिमेंट कोई भी नहीं होगा क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन खुद नॉन मेटल है और नॉन मेटल तो है ही नॉन मेटल, तो बी इससे गलत हो गया। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन एक्स। अच्छा एक्स जो है वो गैस है रूम टेम्परेचर पे, वो कह रहा है कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं गैस एक्स में। इसको जरा सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर ये ऑप्शन सी समझ नहीं आ रहा तो अगर आप ऑप्शन डी पे जाओगे तो ऑप्शन डी में कह रहे हैं एक्स इज आयोनिकली बॉन्डेड। अब अगर कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है तो उसमें नॉन मेटल और ऑक्सीजन खुद एक नॉन मेटल है, तो इसका क्या मतलब है कि नॉन मेटल आपस में जो बॉन्डिंग बनाते हैं वो कोवलेंट बनाते हैं, तो डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने आयनिक बॉन्डिंग लिख दी है, मतलब इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। हाँ अब ये जो ऑप्शन सी है इसको जरा समझा सकता है कोई कि एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन एक्स, ऐसा क्यों कह रहा है? देखो वो एक्स को डिसॉल्व होने से पहले कह रहा है एक्स डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन विद अ पीएच 4। अरे कौन सी गैस है ऐसी एसिडिक गैस, अभी ऑक्साइड वाली बात से बाहर निकल गई ये बात। अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात करूं, HCl गैस की बात चल रही है, उसको पानी में डालोगे एसिड बनेगा ना। H पॉजिटिव आइंस तो बाद में आए ना। हाँ एक पहले हाइड्रोजन था, तो हो सकता है HCl गैस का हो सकता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास HCl नहीं है, भाई देखो अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो इसमें क्या पहले से हाइड्रोजन है? नहीं है, लेकिन पानी में डालोगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, तो हाइड्रोजन वाटर का H पॉजिटिव आयन बनता है। जरूरी नहीं है कि हर
गैस जो कि पानी में डिजोल्व हो और एसिडिक सोल्यूशन बनाए, उसमें से पहले से हाइड्रोजन हो, वो जरूरी नहीं है। मैं बस ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बाकी ऑप्शन क्योंकि गलत आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो होगी वो HCl गैस की बात कर रहा है, तो HCl गैस भी एसिडिक गैस है ना, पानी में डालोगे HCl बना देगी। ही रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसने बोला हुआ है एटम ऑफ अ मेटेलिक एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एक्स। अगर बेटा वो नॉन मेटल ऑक्साइड भी अगर है, तो अगर तो वो एसिडिक गैस है, तो या तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड होगी या वो HCl गैस होगी। अगर तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन तो होगा उसमें, ऑक्सीजन खुद नॉन मेटल होता है। और बाकी भी कोई दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए ना, लाइक नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड ही एसिडिक गैस बना सकती है। तो वो मेटल तो नहीं आ सकता ना उसमें, अगर मेटल नहीं होगा तो आयनिक बॉन्डिंग भी नहीं होगी। नहीं हसन, ये शॉर्टकट वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी है कि हर गैस जो पानी में डिजोल्व होकर एसिड बना रही है उसमें पहले से हाइड्रोजन हो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में कहाँ है हाइड्रोजन पहले से? आई बात समझ? आगे बढ़े। एटम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एक्स। उसमें नॉन मेटल ऑक्साइड है ना। देखो HCl भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और अगर कोई और नॉन मेटल ऑक्साइड है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इनमें मेटल कहाँ है? ऑक्सीजन नॉन मेटल और दूसरा भी नॉन मेटल लगेगा तो ही वो एसिडिक गैस बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अगर मेटल होता तो वो फिर बेसिक गैस बन जाती ना। गैस तो नहीं बनती, फिर वो बेसिक ऑक्साइड बन जाता, बेस बन जाता। आई बात समझ अब्दुल्ला? चलें आगे। क्वेश्चन 22 में कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज करेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम कार्बोनेट टू फॉर्म थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे वाले गलत क्यों है वो देख लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, मतलब मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा एसिड, तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी, वाटर नहीं बनेगा, इससे ये गलत है। एसिड जब when hydrochloric acid is added to a colorless solution of thymolphthalene, it turns blue। थाइमोल्फिथलीन का एसिड में कलर जो होता है वो कलरलेस होता है और अल्कली में ब्लू होता है, इसलिए गलत है। when hydrochloric acid is bound with ammonium chloride, ammonia is formed। एसिड का अमोनियम सॉल्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अल्कली के या बेस के साथ होता है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता इनका। अल्कली के साथ होता है वो सॉल्ट वाटर और अमोनिया गैस बनती है। चलो भाई 23 में the addition of calcium hydroxide to soil reduces its acidity but also reduces the efficiency of fertilizer। wish to equation explain this। याद है वो फार्मर वाली एग्जांपल कि फार्मर को मना किया जाता है कि जो अल्कली या बेस है वो फर्टिलाइजर के साथ ना डाले, क्योंकि फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं ना। तो होता क्या है कि जब अमोनियम सॉल्ट और अल्कली, अल्कली का काम क्या था, एसिडिटी न्यूट्रलाइज करनी थी। लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजर में अमोनियम सॉल्ट और अल्कली है, और जब सनलाइट आएगी तो ये हीट होकर रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर और अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनिया गैस बन के बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉइल की एसिडिटी रिड्यूस करता है। इसका मतलब है कि वो H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करवा रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो अल्कली का हमने कोई रिएक्शन नहीं देखा हुआ सॉइल के केस में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई सॉइल में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी न्यूट्रलाइज करवाएगा, ये बात सही है। और वो अमोनियम सॉल्ट जो कि अमोनियम नाइट्रेट है उसके साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा, ये बात भी सही है। ये दोनों काम हो रहे होंगे ना, एक काम हमारे फेवर में हो रहा है, एक काम हमारे अगेंस्ट हो रहा है। जो अल्कली का रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ हो रहा है हम वो नहीं चाहते वो हो, लेकिन वो फिर भी हो रहा है। लेकिन जो सेकंड रिएक्शन है वो हम चाहते हैं कि वो हो, कि अल्कली जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। 23 का आंसर 2 एंड 3 बनेगा। हसन बेटा वो जो रिएक्शन है ना एसिड का, जब हम फार्मर जो है वो बेस डालता है अपने सॉइल में, तो वो एसिडिटी न्यूट्रलाइज कराने के लिए डालता है। लेकिन साथ में
फर्टिलाइजर में जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं लाइक अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है बेस टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। पढ़ा है भाई, एसिड बेसिस में पढ़ा हुआ है ऐसे। देखो, सॉइल में जब एसिड रेन होती है तो जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कोई बेस डाल सकते हैं लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा, सॉइल में जो एसिड है उसको रिएक्ट करेगा। अब एसिड कोई भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो उसने क्या कर दिया, एसिड का ना इन द फॉर्म ऑफ आयन लिख दिया, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन को यूटिलाइज करेंगे ना, एसिडिटी कम कैसे होगी जब H पॉजिटिव आयन खत्म होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो रिएक्शन है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो सारा का सारा तो खत्म नहीं होगा ना। अब उसमें साथ में फर्टिलाइजर भी डाला हुआ है। फर्टिलाइजर में अगर अमोनियम सॉल्ट है लाइक अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट, तो क्या होगा, बेस और अमोनियम सॉल्ट ये भी आपस में रिएक्ट कर जाते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। तो ये रिएक्शन हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है क्योंकि इसमें से अमोनिया गैस बन के निकल जाती है। लेकिन ये वो पूछ रहा है कि दोनों काम हो रहे हैं, कि आप ये बता दो कि कौन सी इक्वेशन इन दोनों कामों को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये दोनों काम कौन सी इक्वेशन बता रही है कि ये दोनों काम हो रहे हैं। तो एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो रही है इक्वेशन 2 में, और अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है इक्वेशन 3 में। चलिए भाई आगे। Which anions are contained in the salt that are always soluble in water? All nitrates are soluble in water, सबको पता है। सारे नाइट्रेट जो होते हैं वो हमेशा सॉल्युबल होते हैं, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है ना उसमें। क्वेश्चन 25 में कह रहा है द एलिमेंट फास्फोरस इज इमीडिएटली बिलो नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट टेबल। ग्रुप 5 में होते हैं, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद द एम्पिरिकल फार्मूला P2O5। अब ये जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल है, और वो आपस में जो बॉन्डिंग करते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। कुछ नहीं कह रहे। From the position of phosphorus in the periodic table, the element is expected to be dash and the bonds in its oxide to be dash. अब P2O5 phosphorus नॉन मेटल है, ग्रुप 5 का है, और ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है। तो इनकी जो आपस में बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, द एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉन मेटल, ग्रुप 5 का है, एंड द बॉन्ड्स इन इट्स ऑक्साइड टू बी कोवलेंट। ब्लैंक 1 में आ जाएगा नॉन मेटल और ब्लैंक 2 में आ जाएगा कोवलेंट। ठीक है, सही है। पहली पहली क्लास है, थोड़ा सा देखो, 2-3 क्लासेस जो होंगी ना वो ऐसी स्लो पेस पे चलेंगी। हम पीछे से बैकग्राउंड नॉलेज को रिवाइज कर रहे हैं ना। अगर आप लोग पहले से रिवाइज करके बैठो ये बात तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन फायदा तभी होता है जब हम पीछे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल, प्रोडक्ट टेबल भी गिवन होगा, कैलकुलेटर भी अलाउड होता है पेपर वन में। आगे कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन 26। अच्छा जी, Group 1 element are less reactive than Group 2 elements in the same period because they only need to lose one electron to have complete shell. भाई जो ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं they are the most active element of the periodic table। देखो ना, अगर मैं बात करूं पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज की, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब सोडियम और मैग्नीशियम एक ही पीरियड में होते हैं, पीरियड 3 में। तो सोडियम इज रिएक्टिव देन, मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो उसका ये बात कहना कि ग्रुप 1 के एलिमेंट लेस रिएक्टिव होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट से सेम पीरियड में, तो ये बात गलत हो गई। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर स्टोर्ड अंडर ऑयल टू अवॉइड रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर इन द ऑयल। ये बात सही है। ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं वो हवा में जल जाते हैं ना, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो हम उसको ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 जहाँ लिखा हुआ है ना वहां पे लिखी हुई है सारी बातें। तो बी सही है। सी में कह रहा है ग्रुप 1 एलिमेंट्स बिकम मोर रिएक्टिव एज द ग्रुप इज डिसेंडेड बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल
देखो, ये बात सही है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप इन ग्रुप वन रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन बाद में जो उसने दूसरी बात लिखी हुई है ना वो गलत लिख दी है, बिकॉज द नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अरे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो उनके सबके सारे एलिमेंट्स के एटम में वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो सब ग्रुप वन में। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना चेंज हो रहे होते हैं ग्रुप वन के एलिमेंट्स के, इसलिए सी गलत हो जाएगा। The melting point of group 1 element decreases as the group is descended because there is more attraction between positive ions and the sea of electrons. मेल्टिंग पॉइंट हमारा जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा होता नहीं, मेल्टिंग पॉइंट के डिक्रीज होने का रीजन जो है ना वो जो बता रहा है, बिकॉज देयर इज मोर अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयंस एंड द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अट्रैक्शन जो है ना वो इंक्रीज नहीं हो रही होती है। ठीक हो गया। ज्यादा लंबी हो गई क्लास। देखो संजय, डी में आपको ये याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट डिक्रीज होता है, ये बात तो सही है। अब ये बात हमने मेल्टिंग पॉइंट याद है, मैं कहता हूँ आपको कि भाई लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट याद कर लो तो अच्छा है कि 180 डिग्री सेल्सियस है, सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस होता है। या मैं आपको कहता हूँ बस ये याद कर लो कि जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है ग्रुप वन में वो 180 है। या मैंने आपको ये भी कहा था कि 200 याद कर लो, उससे नीचे कम ही होता है। तो ग्रुप वन के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप दोनों डिक्रीज होते हैं। अब वो अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी थोड़ी, अट्रैक्शन मोर थोड़ी होगी, अट्रैक्शन लेस होगी ना। ये बात तो उसने ऊपर वाली बात सही लिखी, उसको एक्सप्लेन गलत कर दिया नीचे, इसलिए गलत है डी। सही है। 27 में कह रहा है टेबल शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द रीजन व्हाई दे हैव these properties, which row shows correct property and the reason why the transition element shows this property। चलो भाई आंसर बताओ। आयरन हैज टू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 एंड 2, प्लस आयरन +1 भी बनाता है चार्ज, +2 भी बनाता है, ये बात तो सही है। रीजन पूछ रहा है, आयरन एटम कैन लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, ठीक है। आयरन का एटम कुछ कंपाउंड पे +2 चार्ज बनाता है, कुछ कंपाउंड पे +3 चार्ज बनाता है, ठीक है। लेकिन उसका जो रीजन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने वाला, वो वाली बात हमने रीजन पढ़ा ही नहीं है। तो इसका रीजन तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या रीजन है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन बी देखूं, ऑप्शन पहले बाकी ऑप्शन देख लो, अगर किसी ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होना तो उसको होल्ड पे डाल दिया करो। आगे ऑप्शन देखते हैं। आगे कह रहे हैं निकल कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, ये बात सही है। द यूज ऑफ निकल रेजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी रेस थोड़ी ना करता है, वो तो डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन बी तो क्लियर कट गलत हो गया, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऑप्शन सी में कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। आओ, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो प्रेसिपिटेट बनते हैं ना डिफरेंट कलर्स के। आप याद है टेस्ट फॉर कैटाइंस आप किससे करते हो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस अमोनिया से। तो ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑफन कलर्ड। अगर मैं Fe3 पॉजिटिव आयन किसी सोल्यूशन में है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो रेड पीपीटी बनता है। रेड पीपीटी किस चीज का होता है, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का। और अगर मेरे पास Fe2 पॉजिटिव आयन किसी सोल्यूशन में है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो ग्रीन पीपीटी बनता है। ग्रीन पीपीटी किस चीज का होता है, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड का। तो इट मीन्स के सी तो सही लिखा हुआ है उसमें। डी में क्या गलती है, डी में कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, की बात सही है। The presence of varying number of electrons in the sea of delocalized electrons weakens the metallic lattice। अरे जब metallic lattice weak होगा तो melting point तो लो होगा ना, हाई थोड़ी होगा। तो बात सही लिख रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन उसको समझा गलत रहा है, इसलिए डी गलत है। समझ आई बात। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हर मेटल में होते हैं ना।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जैसे ऊपर भी उसने ये हरकत की है, वो कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, सही है। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सी और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड मेटल पॉजिटिव आयन, मेटालिक बॉन्डिंग में मेटल पॉजिटिव आयन होते हैं ना सराउंडेड बाय सी और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आपको उसको मेल्ट करना है तो आपको इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको अलग अलग करना होगा ना। तो अलग अलग करने के लिए ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी उतना मुश्किल होगा ब्रेक करना। अब अगर वो मेल्टिंग पॉइंट कह रहा है कम हो रहा है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तभी तो कम हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह डी में वो कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक लैटिस में कम है, वीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट फिर हाई थोड़ी ना होगा, वीक होगा। ठीक हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, अब ऑप्शन ए जो है उसको हमने अभी छोड़ा था। देखो, पहली बात तो आयरन के कितने ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो हमें याद नहीं करने वो लेवल में, या +1 और +2 ही होता है या कोई और भी होता है। ठीक है, आयरन का आपने अभी जितने भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आयरन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर बेटा देखा ही नहीं है। टेस्ट फॉर कैटाइंस में भी +2 और +3 होता है ना। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि हमें कैसे पता कि भाई +1 नहीं होता, क्या पता होता हो, वो लेवल में नहीं पढ़ते। तो आपने एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात तो मुझे यहाँ से ये चीज गड़बड़ हो गई, मैंने कहा चलो जाने दो। ठीक है, बच्चों को क्या पता कि नहीं होता, याद तो करवाने नहीं है। आपने तो टेस्ट फॉर कैटाइंस में ही देखे आयरन के दो ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर के जैसे दो होते हैं, एक +1 होता है, एक +2 होता है। +1 तो सबको पता होता है, सॉरी +2 तो सबको पता होता है, +1 सबने नहीं देखा हुआ होता वो लेवल में, लेकिन +1 होता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आयरन कैन लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कंपाउंड। अब क्या, अब देखो यहाँ पे पता है गड़बड़ क्या है, आयरन +3 भी तो होता है, अगर वो +3 भी लिख देता है यहाँ पे और फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने का कहता तो मैं ये बात मान लेता, राइट। तो +3 खा गया ना, वो +3 तो मुझे कॉमनली दिखा है, वो कहाँ है, इसलिए ए को मैंने छोड़ा था। और मुझे बिल्कुल क्लियर कट ऑप्शन मिल रहा है ना, सी सही है इसलिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। 28 में कह रहा है विच इक्वेशन इज करेक्ट। अच्छा जी, बता सकते हो कहाँ पे क्या गलतियां हो रही हैं। देखो, बैलेंसिंग भी देखना है, स्टेट सिंबल्स भी देखना है, और एक्चुअल में क्या वो रिएक्शन हो सकता है वो भी देखना है। अब जैसे इक्वेशन ए में बैलेंसिंग गलत है, कॉपर राइट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है। इक्वेशन सी में सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला गलत है, भाई सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होगा ना, क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज होता है, ऑक्साइड पे तो 2 नेगेटिव होता है। इक्वेशन डी में जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला गलत है, जिंक आपको पता है ना, जिंक और सिल्वर, जिंक हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज बनाता है, सिल्वर +1 बनाता है। तो जिंक नाइट्रेट आयन होता है NO3-1, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ZnNO3 2। फॉर्मूला गलत है, तो बचा है क्या हमारे पास, ऑप्शन बी बचा। मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन है, सारे फॉर्मूला भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, बैलेंसिंग भी सही है, स्टेट सिंबल्स भी सही है। 29 में कह रहा है मेटल एक्स रिएक्ट्स with cold water to form a gas. Zinc displaces metal Y from solution of its salt. मेटल एक्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि रिएक्टिव मेटल है भाई। हाइड्रोजन गैस बनती है जब कोई रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लाइक पोटेशियम को वाटर में डालो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जिंक डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। अब मेटल वाई जो है वो लेस रिएक्टिव होगा जिंक से, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है ना। और जिंक जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। भाई रिएक्टिविटी सीरीज रिकॉल कर लो कल नसीमा वाली, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम रिएक्ट करते हैं बस, मेटल्स के उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मेटल एक्स है वो मुझे समझ आ रहा है कि वो ऊपर है, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है मेटल वाई को, तो मतलब मेटल वाई जो है वो जिंक से नीचे है। अब आंसर बता दो।
द कार्बोनेट ऑफ मेटल Z इज इनसॉल्युबल, ठीक है। व्हाट कुड बी द आइडेंटिटीज ऑफ X, Y एंड Z? अब सबसे इनमें से ज्यादा रिएक्टिव X होना चाहिए, सोडियम मैग्नीशियम सोडियम। अब अगर Z सोडियम ही ले रहा है वो, तो Z की जो कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल है। सोडियम ग्रुप 1 मेटल है, ग्रुप 1 मेटल के सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। हाँ, कॉपर टू कार्बोनेट इनसॉल्युबल हो सकता है, मैं बी को कंसीडर कर सकता हूँ, जेड एज अ कार्बन कॉपर कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जेड एज अ सोडियम कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है, ग्रुप 1 के सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, तो उसकी सोडियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल होगी। वो कह रहे हैं इनसॉल्युबल है, इसलिए ऑप्शन ए और डी मैं अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक रहा हूँ। बचा हमारे पास ऑप्शन बी एंड सी। अब इसमें सोडियम should be more reactive, the X is more reactive than zinc and Y। अरे Z की रिएक्टिविटी के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की हुई है, इसलिए Z उसने पहले ही फिक्स करवा दिया कि वो इनसॉल्युबल मेटल कार्बोनेट बना रहा है, मतलब कॉपर है। X और Y में से मोर रिएक्टिव कौन सा है? Y जो है वो जिंक से भी कम रिएक्टिव है, और जो मेटल X है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो X जो होगा वो सोडियम हो सकता है फिर, Y जो होगा वो फिर वो कॉपर हो सकता है। X कॉपर नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर लेस एक्टिव देन मैग्नीशियम है, तो बी बनेगा आंसर। हाइड्रोजन के नीचे बेटा कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनियम भी लिखते हैं कभी कभार। सही है। अब लास्ट 10 एमसीक्यू भाई, ऑर्गेनिक कहाँ है? 34 से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक तो बहुत ही कम दिया हुआ है इस पेपर में। हाँ भैया, होमवर्क में करोगे या कर लें अभी इनको? 30 तो बहुत आसान है, विच स्टेटमेंट अबाउट एलॉयज आर करेक्ट? They are mixture of metal with other metals and non-metal। alloy की definition है, alloy is a mixture of a metal with another metal or a metal with a non-metal। 31 x बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा। Pieces of magnesium can be attached to the steel hull of a ship to prevent rusting। मैग्नीशियम इसलिए अटैच करते हैं ताकि सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन हो, दिस इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, विच स्टेटमेंट अबाउट सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आर करेक्ट? तो जो मैग्नीशियम है वो मोर रिएक्टिव मेटल है, और शिप जो है वो स्टील की बनी हुई है, स्टील में क्या होता है? आयरन होता है, तो मैग्नीशियम आयरन को रस्ट होने से बचा लेगा। कैसे बचा लेगा? मैग्नीशियम उसकी जगह पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आयरन को लूज करने नहीं देगा, तो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। ये स्टेटमेंट 3 सही है। मैग्नीशियम एटम गेन इलेक्ट्रॉन, गेन तो नहीं करेंगे ना, ऑक्सीडाइज हुआ तो लूज करेंगे। आयरन एटम गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आयरन ही तो बच रहा है, आयरन तो लूज कर जैसे गेन तो करेगा ही नहीं, वो आयरन एटम है, करेगा तो लूज करेगा, लेकिन मैग्नीशियम उसको लूज करने नहीं देगा, तो 1 और 2 दोनों गलत हो गया, क्या बचा? 3। अच्छा जी, 32 में कह रहे हैं बाय इज कार्बन यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, तो कार्बन जो है वो बैड टेस्ट एंड ओडोर को रिमूव करता है, याद करना है। 33 में कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट एयर पोल्यूटेंट इज करेक्ट? अच्छा, कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल चेंज अ टॉक्सिक गैस इनटू अ नॉन टॉक्सिक गैस। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस है ना, पॉइजनस गैस है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करता है ना। कैसे रिमूव करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बना देता है, तो टॉक्सिक गैस को नॉन टॉक्सिक गैस बनाता है। 33 का ए सही है, आसान है, बाकी ऑप्शन खुद देख लेना। व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइल मिथानोएट? एस्टर है, वायल जो है वो अल्कोहल से आता है, प्रोपाइल मतलब प्रोपानॉल से आया होगा। प्रोपानॉल का फॉर्मूला क्या है? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। 3 कार्बन आइटम वाले अल्कोहल है, तो ये हो जाएगा C3H7OH। और मिथानोएट, ओएट आता है एसिड से, एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1COOH। तो इसमें कार्बन की जगह पे आप 1 नहीं रखोगे बल्कि 0 रखोगे, क्योंकि मिथानोएट में COOH टोटल कार्बन ही 1 है ना, इसका फॉर्मूला होगा HCOOH। जब ये एस्टर बनता है
तो एस्टर में हम लोग, अगर आप एसिड का फॉर्मूला लिख दो HCOOH, इसका हाइड्रोजन निकाल दो और अल्कोहल का OH निकाल दो, वाटर निकालना है ना पूरा। अल्कोहल का फॉर्मूला आगे कनेक्ट कर दो C3H7, एस्टर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इन्होंने अगर घुमा फिरा के लिखा हुआ है तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन जो होगा वो 1 होगा, और अल्कोहल में जो कार्बन होंगे टोटल कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे। देखो प्रोपाइल का मतलब है 3 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड मिथेनोएट है मतलब 1 कार्बन, तो इस फॉर्मूला में टोटल कार्बन 4 होने चाहिए। अगर इसमें से किसी ऑप्शन में 4 से ज्यादा कार्बन है तो वो तो वैसे ही काट देना। है कोई ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन बी में कार्बन कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी तो वैसे ही हटा दो, देखने का फायदा ही नहीं है उसको, बाकी मुझे पे देखने पड़ेंगे। ऑप्शन ए में अगर मैं COO से पीछे देखूं, ये जो एसिड आ रहा है ये 2 कार्बन वाला एसिड आ रहा है, मतलब इथेनोइक एसिड से आ रहा है, हमारे पास तो मिथेनोइक एसिड होना चाहिए ना। तो जो COO के पीछे वाला पार्ट होता है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। अब ऑप्शन सी में ये जो आ रहा है वो 3 कार्बन वाला एसिड आ रहा है, प्रोपेनोइक एसिड, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखो उन्होंने COO उल्टा करके लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से COO पीछे से आ रहा है, ये यूं लिखा हुआ है C डबल बॉन्डेड O और फिर आगे चेन चल रही है, तो इसका मतलब है ये जो आ रहा है ऑप्शन डी में हमारे पास, ये मिथेनोइक एसिड से आ रहा है। और आगे जो अल्कोहल से 3 कार्बन एटम वाले अल्कोहल आएगा वो प्रोपेनॉल आएगा। सही है भाई। सी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि सी में देखो टोटल कार्बन अभी हमने देखे कि कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो कार्बन तो 4 ही है इसमें। लेकिन ये जो COO है ये शो क्या कर रहा है कि जो पीछे वाला पार्ट है ये एसिड है। अब एसिड जो है वो 4 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला एसिड तो नहीं चाहिए ना, हमें तो मिथेनोइक एसिड चाहिए, ये प्रोपेनोइक एसिड है, अल्कोहल मिथेनॉल है। क्लियर है, आगे बढ़े। विच स्टेटमेंट अबाउट इथेन इज करेक्ट? अब इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। Each ethane molecule contains exactly 7 bonds, all of which are single covalently bonded. क्या 7 bonds आ रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट लिखी हुई है उसने। आगे कह रहे हैं इथेन इज अ मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, अ फैमिली ऑफ अनसैचुरेटेड। एल्केन सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड थोड़ी ही होते हैं, इसलिए भी गलत है। द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन इज, इसमें क्या गलती है भाई? कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ये बात तो सही है, गलती क्या है? बैलेंसिंग की गलती होगी। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2 2 4 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है और 3 ऑक्सीजन वाटर के साथ है, तो टोटल 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पे इसने 6 बनाए हुए हैं, तो इसको असल में ना 3.5 से 7 डिवाइड बाई 2 3.5 से मल्टीप्लाई करना था, ये 3 से करा हुआ है, इसलिए सी गलत है। When a molecule of ethane reacts with chlorine, one hydrogen atom is replaced by a chlorine molecule. हाँ, अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब आप क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन करवाते हो तो एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम से रिप्लेस होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिप्लेस नहीं होता। पूरा का पूरा क्लोरीन मॉलिक्यूल थोड़ी लगता है एक हाइड्रोजन की जगह पे, क्लोरीन मॉलिक्यूल में से भी एक क्लोरीन एटम निकल के एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे लगता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े।
आइसोप्रीन इज एन एल्कीन विच इज कॉमनली यूज्ड इन प्लांट्स। अब हमने नहीं पढ़ा आइसोप्रीन क्या है, लेकिन उसने बता दिया ना एल्कीन है, तो सारे एल्कीन वाले काम करेगा ये। इट बर्न्स इन एयर, एल्कीन एयर में बर्न होते हैं, सही बात है। इट कैन फॉर्म पॉलीमर्स, एल्कीन जो है वो एडिशन पॉलीमर बनाते हैं। इट डिकलराइजेस ब्रोमीन, एल्कीन जो है वो ब्रोमीन को डिकलराइज करते हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है, ये हो जाएगा आंसर। नाविर बेटा सी इसलिए गलत था क्योंकि बैलेंसिंग गलत है, ऑक्सीजन के साथ 3 नहीं आएगा, 3.5 आएगा। एल्कीन कैसे पॉलीमर बनाते हैं, एडिशन पॉलीमर लड़के कैसे बनाए थे, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीब्यूटीन, सब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म हुआ था तो पॉलीमर बना था ना। ओ ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर इज शोन, व्हिच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म दिस एस्टर। अब देखो ये वाला पार्ट, यार ये कितना आसान पेपर है। लेफ्ट वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से आया हुआ है, दो कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, इथेनोइक एसिड। और राइट वाला पार्ट पर अल्कोहल से आया होगा, तीन कार्बन एटम वाला अल्कोहल कौन सा होता है, प्रोपेनॉल। नाम क्या होगा, प्रोपाइल इथेनोएट। ठीक है। अब यहाँ पे इसने अल्कोहल और एसिड का नाम पूछा हुआ है, तो अल्कोहल शुड बी प्रोपानॉल और एसिड शुड बी इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड इसने एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में। अब प्रोपेनॉल को, क्योंकि हमें हमने ये भी नेमिंग पढ़ी हुई है ना कि अगर OH फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है तो उसको हम प्रोपेन वन ऑल कहेंगे। अब फर्स्ट कार्बन लेफ्ट वाला होगा, यहाँ पे राइट वाला नहीं होगा। जहाँ पे OH है वहां से काउंटिंग स्टार्ट करता है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल, इथेनोइक एसिड एक ही ऑप्शन में है, सी में, तो सी बचेगा इसका आंसर। 25 में कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर की वो 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टाइट्रेटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग अ सुटेबल इंडिकेटर। 25 सेंटीमीटर की वो सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट रीच द एंड पॉइंट, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ओहो। इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे, भाई इंडिकेटर तो आप मिथाइल ऑरेंज ही यूज करोगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं करते क्योंकि वो रेंज ऑफ कलर देता है ना। मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, मतलब यूनिवर्सल के अलावा जो भी लिखा हुआ है वो यूज करोगे। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे, भाई उसके लिए तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। सोडियम राइट हैंड साइड पे 2 है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 मोल आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 1 मोल आएगा। अब कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दी हुई है, तो अगर मैं मोल्स निकालूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो मोल्स कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है 1, वॉल्यूम है 25 cm क्यूब, उसको dm क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, 0.025 मोल आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे कंसंट्रेशन नहीं पता, वो नहीं निकाल सकता मैं। अब इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हैं मेरे पास, 0.025 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे होंगे उसके साथ, वो निकालना है, तो 0.025 डिवाइडेड बाय 2। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स आ गए, उसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है, मोल्स आपने निकाल लिए, वॉल्यूम उसका गिवन है 25 cm³ डिवाइड बाय 1000। और ये जो मोल्स आ रहे हैं वो यहाँ पे रख दो, 0.025 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लेना इसको। इवन इवन कर सकते हो, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो गलत कर देते हो उसमें। यूनिवर्सल इंडिकेटर टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं करते क्योंकि वो हर पीएच पे फिर कलर देगा तुम्हें। यूनिवर्सल इंडिकेटर याद है, जब आप टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे तो जैसे जैसे एसिड न्यूट्रलाइज होगा या एल्कली न्यूट्रलाइज होगा तो पीएच चेंज होगा। तो हर पीएच पे वो डिफरेंट कलर दे रहा होगा, तो इतनी बार कलर चेंज आएगा टाइट्रेशन में, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। तो जब एक कलर चेंज आएगा उसी वक्त रुकते हैं हम, तो इसलिए इंडिकेटर यूज करते हैं। कोई भी ऐसा इंडिकेटर जो एक एसिड में अलग कलर दे, एल्कली में अलग कलर दे। यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड के भी हर पीएच पे डिफरेंट कलर देगा। इसका आंसर तो बताओ कितना आ रहा है। 0.5 आ रहा है, तो मतलब ए हो गया आंसर।
37 का बेटा सी बी इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें जो एसिड लिया हुआ था। देखो एस्टर जब बनता है तो एस्टर में जो सी ओ ओ के पीछे वाला पार्ट होता है ना, ये हमेशा एसिड से आता है। ये सी ओ ओ कहाँ से आया होगा? एसिड से आया होगा। तो एसिड कौन से कितने कार्बन एटम वाला एसिड बन रहा है? सी ओ ओ के पीछे देखो ना, मतलब यहाँ से ही फिर एसिड बना होगा। जहाँ पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसके पीछे वाला पार्ट सारा एसिडिक होगा ना। यहाँ से कार्बोक्सिलिक का H निकला और एस्टर बना राइट साइड से। लेफ्ट साइड वाला एसिड है, तो एसिड में दो कार्बन है, दो कार्बन एसिड वाला, दो कार्बन वाला एसिड इथेनोइक एसिड होता है ना, प्रोपेनोइक तो नहीं होता, इसलिए भी गलत है। ठीक है भाई। कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है संजय? 2 आ रही है या 0.5 आ रही है, ये बताओ ना। 0.5 आ रही है ना, ठीक है। 2 नहीं आ रही है बेटा, 0.5 आ रही है। चलो भाई। The result of a paper chromatography experiment as shown. X is an aqueous solution of a salt of a group 1 element. Y is an aqueous solution of a salt of a transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट तो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। लुकेटिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं? कलरलेस सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं ना। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कह रहे हैं वाई ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो वाई के लिए क्या लुकेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा? नहीं, एक्स के लिए करना पड़ेगा। आरएफ वैल्यू बड़ी किसकी होगी? आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हो? बेस लाइन से एक्स का डिस्टेंस लोगे, बेस लाइन से वाई का डिस्टेंस लोगे, और सॉल्वेंट फ्रंट के डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, है ना। अब डिनोमिनेटर तो दोनों के लिए सेम है, न्यूमरेटर ही चेंज होगा ना एक्स और वाई के लिए। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी आरएफ वैल्यू की वैल्यू भी बड़ी होगी। तो न्यूमरेटर बड़ा वाई का है ना, वाई का डिस्टेंस ज्यादा है, तो आरएफ वैल्यू लार्जर किसकी है? वाई की है। और वाई ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसमें लुकेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। लुकेटिंग एजेंट की जरूरत किसमें है? एक्स में। ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। 40। aqueous sodium hydroxide is used to identify the ions present in aqueous solution of compound 2NR। ग्रीन पीपीटी किस किस, देखो टेस्ट फॉर आइंस का टेबल बेटा गिवन नहीं होगा, ये याद करके जाना पड़ेगा आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे ग्रीन पीपीटी आफ्टर एडिशन ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ग्रीन पीपीटी किन दो आइंस के साथ आता है वो आपको याद रखना है। Fe2 पॉजिटिव आइन के साथ आता है और क्रोमियम 3 पॉजिटिव आइन के साथ आता है। टेबल याद रखना है वाला। और फिर आर में कह रहे बिफोर एडिशन ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस सोल्यूशन था, और आफ्टर एडिशन ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस निकल रही है। तो कौन से सोडियम हीट भी करा है साथ में, तो वो कौन सा आइन होता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो गैस निकलती है? एक ही कैटाइन है, अमोनियम आइन। आर तो मुझे पता चल गया, अमोनियम आइन है। ठीक है। और क्रोमियम आइन का ग्रीन पीपीटी होता है, Fe3 पॉजिटिव आइन का रेड ब्राउन पीपीटी होता है। ठीक है, टेबल याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है जी। चलो, मैंने एक काम करता हूँ, पूरा एक साल स्केड्यूल बना के दे देता हूँ एग्जाम तक का, कब तक क्लासेस होंगी, कब ओ लेवल का करेंगे, कब आईजी का करेंगे। लेकिन जितने खुद करोगे ना और क्वेरीज पूछोगे उतना फायदा होगा। अमोनियम आइन ऐसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे हीट करो तो कौन से कैटाइन से गैस निकलती है? अमोनियम आइन। एक ही कैटाइन ऐसा है। टेस्ट टेस्ट पर का टेबल निकाल के देखो तैयबा। देखो, एक तो अमोनियम आइन में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो अमोनिया गैस निकलती है, लेकिन साथ में हीट भी करना पड़ता है। और एक नाइट्रेट आइन के साथ जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो अमोनिया गैस निकलती है, लेकिन उसके साथ एल्यूमिनियम फॉइल भी डालना पड़ता है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल तो नहीं लिखा हुआ कुछ। कार्बोनेट आइन के साथ गैस तब निकलती है जब आप एसिड डालते हो। इसने एसिड थोड़ी डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है के लिए।
एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है ना, समझे? एल्यूमिनियम फॉइल डालते हो तो नाइट्रेट आयन के साथ अमोनिया गैस निकलती है। चलो भाई, खत्म कर रहे हैं क्लास। उबैद बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो।